नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए में जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके भाग 3 को आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारी पहली टेस्ट सीरीज और दूसरी टेस्ट सीरीज नहीं देखी है आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है तीसरी उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 4 से लेके 5 सेकेंड तक का समय दिया जाता है प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ता है कि इन 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ इन 30 प्रश्नों को सॉल्व किया करिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की तीसरी टेस्ट सीरीज में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग यानी कि हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर करता है। तो हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो रक्त से, हमारे ब्लड से नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, जिसको हिंदी में हम गुर्दा कहते हैं। तो गुर्दा जो होता है, हमारा किडनी जो होती है, वह रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर करती है। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, किडनी यानी कि गुर्दा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो खोपड़ी के अध्ययन को कहा जाता है क्रेनियोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो खोपड़ी के अध्ययन को हम कहते हैं क्रेनियोलॉजी। आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। वहीं एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद 2-4 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि कौन कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन है तथा उस वैज्ञानिक अध्ययन के तहत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप याद रखिए एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंथोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फूलों का। किसका, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक होता है ऑथिलॉजी। क्या होता है, तो एक होता है ऑथिलॉजी। तो ऑथिलॉजी के अंतर्गत जो होता है जोड़ों का। किसका, तो ऑथोलॉजी के अंतर्गत जो है जोड़ों का अध्ययन यानी कि ज्वाइंट जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नस यानी कि हमारी कौन सी वेन होता है, इसको इंग्लिश में नस को वेन कहते हैं। नस का कार्य फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाना होता है। सुपर इंपॉर्टेंट। तो वह कौन सी नस होती है जिसका कार्य होता है फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध यानी कि जो प्योर ब्लड होता है उसको पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन जो होती है हमारी, इसका जो कार्य होता है वह होता है फेफड़ों से हृदय तक साफ रक्त को पहुंचाना। यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए। तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सूखा रोग यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रिकेट्स, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो सूखा रोग होता है या किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी नामक जो रोग होता है यह किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, गणतंत्र दिवस जो 2019 का मनाया गया, तो आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस 2019 पर भारतीय रेलवे की झांकी का मुख्य विषय क्या था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गणतंत्र दिवस 2019 पर भारतीय रेलवे की झांकी का मुख्य विषय क्या था, तो मोहन से महात्मा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 2019 का जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया था उसमें भारतीय रेलवे की झांकी का जो मुख्य विषय था यह था मोहन से महात्मा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आपके लिए एक और प्रश्न, आप अगर आपको जवाब पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वर्ष यानी कि 2020 का हमने जो गणतंत्र दिवस मनाया है, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का जो पहला सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है,
तो सोलर एनर्जी से संचालित भारत का जो पहला हवाई अड्डा है वह है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं दूसरा ऑप्शन हमारा है कुशीनगर। जो कुशीनगर हवाई अड्डा ये आपको मिलेगा कहाँ पे? कुशीनगर गोरखपुर में पड़ता है, यानी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में है यह कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह चर्चा में क्यों था? तो हाल ही में इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया था, इसी कारण से यह न्यूज़ में था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कुशीनगर हवाई अड्डा है जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य का हवाई अड्डा था कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया। और तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में यह है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको भी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दे दिया गया था, तो इसी कारण से यह भी न्यूज़ में था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तथा यही राज्य था ओपन डिफिकेशन फ्री भी होने वाला भारत का पहला है, खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, और जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? दोनों एक ही राज्य हैं, आपको बताना है। तो ऑर्गेनिक कृषि और ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त होने वाला जो पहला राज्य था यह था सिक्किम, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य भी सिक्किम है, और खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य भी सिक्किम था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन, मतलब किस देश ने डिजिटल मुद्रा अरब लॉन्च की है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो किस देश के द्वारा जो डिजिटल मुद्रा अरब है वह अबर लॉन्च की गई है? तो जो डिजिटल मुद्रा अबर है यह लॉन्च की है यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च की गई है अबर नाम से। तो आप इसे याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? तो अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, तथा यूएई में ही 2020 का आईपीएल का आयोजन भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष जो है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 2019 जो है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो आप इसे याद रखिएगा। 2019 में जो है इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसी कारण से यह न्यूज़ में था, यानी कि 2019 में रासायनिक तत्वों की जो आवर्त सारणी थी उसका 150वां वर्षगांठ मनाया गया 2019 में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2019 दिया गया? यह मैथ का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, आप याद रखिएगा। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। तो आपको बताना है कि 2019 का जो एबेल पुरस्कार था यह किसको दिया गया था? तो 2019 का जो पुरस्कार था एबेल पुरस्कार यह दिया गया था करेन उहलेबेन को। किसको? करेन उहलेनबेक को। तो इसे आप याद रखिएगा। 2019 का जो एबेल पुरस्कार था यह दिया गया था करेन उहलेनबेक को। और 2020 का जो एबेल पुरस्कार है 2 लोगों को दिया गया। ये 2 नाम मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। ये 2 नाम है हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। ये 2 लोग हैं जिनको संयुक्त रूप से 2020 का एबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोनों आपको याद रखना है, 2019 का किसको दिया गया है और 2020 का किसको दिया गया। 2019 का दिया गया है करेन उहलेनबेक को, और 2020 का 2 लोगों को दिया गया है हिलेन फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 200 अंतर्राष्ट्रीय मतलब 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान जो हमारी थी मिथाली राज। ये 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, मिथाली राज। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में एकल आपातकालीन नंबर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
तो एकल आपातकालीन नंबर यानी कि इसका है नंबर कौन सा 10112 यानी कि 112। इस नंबर को लॉन्च किसने किया था? तो हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने सियामी मछली को अपने राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में नामित किया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो वह कौन सा देश है जिसके द्वारा सियामी मछली को अपने राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में नामित किया गया है? तो वह देश है थाईलैंड, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। थाईलैंड वह देश है जिसने सियामी मछली को अपने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नामित किया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा थाईलैंड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पे दिए गए चारों ऑप्शंस गलत हैं। विटीकल्चर का संबंध होता है अंगूर की खेती से। किसके? तो अंगूर की खेती से संबंधित होता है विटीकल्चर, यानी इसका राइट आंसर आपको मिलेगा अंगूर की खेती। अगला प्रश्न हमारा है, म्यांमार देश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो म्यांमार देश, जिसका मतलब जो पुराना नाम था बर्मा नाम था, यह अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो प्रत्येक 4 जनवरी के दिन जो है म्यांमार के द्वारा उसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी के दिन। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो किसी भी उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश है वह बनी थी अन्ना चांडी, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। किसी भी हाई कोर्ट की यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वह बनी थी अन्ना चांडी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अन्ना चांडी। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीबी थी। इसे भी आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी भारत की? फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट की कौन थी? तो अन्ना चांडी। तो दोनों नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन हमारा मीरा कुमार का, यह कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। क्या थी? तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी मीरा कुमार। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है खेवड़िया गांव। कौन सा गांव है? तो खेवड़िया नामक गांव है। यहीं पे जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया तथा यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न हमारा है, चेक कितने दिन तक वैध रहता है? यानी कि चेक की जो समय सीमा है कितनी होती है? तो चेक की समय सीमा होती है लगभग 3 महीने, यानी कि 3 महीने का मतलब आपका हो गया 90 दिन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 90 दिन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी यानी कि 90 दिन। अगला प्रश्न हमारा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां विद्यमान हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, INS विक्रमादित्य भारत का जो एकमात्र युद्धपोत है, आप इसे याद रखिएगा, हमारे देश का वर्तमान में जो एकमात्र युद्धपोत है वह है INS विक्रमादित्य। तो आपको बताना है कि INS विक्रमादित्य को हमने किस देश से खरीदा हुआ है? तो INS विक्रमादित्य को हमने खरीदा हुआ है रूस से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, रूस। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी के द्वारा निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, यह कब लगाई गई थी? तो 1975 ईस्वी में। उस समय यह भारत की क्या थी? तो भारत की प्रधानमंत्री थी जब इन्होंने आपातकाल लगाया था 1975 में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई?
तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में जो है किसकी स्थापना की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पर्यावरण यानी कि वातावरण, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। गोल्डमैन पुरस्कार का जो संबंध है यह वातावरण से है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश था, जिनका जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? आप याद रखिए, सारनाथ में महात्मा गांधी के मतलब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो आपको बताना है कि इनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था इसको किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश था इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तथा इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था यह वाराणसी के सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि अमीर खुसरो था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो था यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि भारत की जो कुल लिटरेसी रेट है यानी कि कुल साक्षरता दर है वह कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल साक्षरता दर थी यह कितनी थी? 74 दशमलव कितनी? तो 74.04%। यहाँ पे 04 होगा। 74.04% कुल साक्षरता दर थी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर हम कुल पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो पुरुषों की कुल साक्षरता दर थी 82.14% और महिलाओं की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.46%। तो ये डेटा आपको मैं बता रहा हूँ 2011 के सेंसस के अनुसार। कुल भारत की साक्षरता दर थी 74.04% और कुल भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14% और महिलाओं की 65.46%। इसे आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है लेबनान की राजधानी क्या है। तो लेबनान हाल ही में सुर्खियों में था, आपको पता, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था तो इसी कारण से यह सुर्खियों में था। तो लेबनान की जो राजधानी थी बेरूत, यहीं पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी राजधानी है यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की। अंकारा किसकी राजधानी है? अंकारा तुर्की की राजधानी है। और निकोसिया किसकी राजधानी है? तो निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कंप्यूटर में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, किसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है किसे कहा जाता है? तो रैम को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को हम रैम कहते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तीसरी टेस्ट सीरीज जो हमारी है इसको भी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको रोज़ प्रमोशनल वीडियोस में बता रहा हूँ कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो हैं वो महंगे होने वाले हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, जो कि आपके ग्रुप डी के अब एग्जामिनेशंस हैं प्लस एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं आपके, तो ज़रूर आप एसएससी कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है जल्दी बढ़ने वाले हैं और प्लस अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी चल रहा है जिसके बारे में हम बताएंगे। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस को प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, वो आपको मिल जाएंगे। लाइव सेशंस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस जिसमें मेरी भी क्लासेस दिखती हैं। कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको विमलेस @40, ठीक है।
wimleys@14 जैसे ही कोड यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 20% ऑफ अभी मिल जाएगा, प्लस अप टू 10% तक ऑफ जो है वो कॉइन से भी मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स 20 to 30% तक ऑफ पा सकते हैं। तो जल्दी ही प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस का और कम पैसे में आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्लस अभी देखिए मैंने बताया कि 29 जुलाई तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड या क्या यूज़ करना है, कोड वही यूज़ करना है VIMLESH, ठीक है, wimleys@14। इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शंस में ऑफ पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, wimleys@14 कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन में 20% का ऑफ पा सकते हैं और प्राइजेस आपके जो बढ़ने वाले हैं उससे भी आपको रियायत मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अगर आप उसके इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं हम आपको लाइव क्लास में।